प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुना है नाज़रीन के इमरान खान और ताहिरुल कादरी साहब कल कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है, रैलियाँ निकाली हैं, एहतजाज किए हैं, जलसे किए हैं, जो कुछ अभी तक किया है उससे लगता नहीं है कि हुकूमत का एतमाद कुछ मुतज़लज़ल हुआ है या हुकूमत इन एहतजाजों को सीरियस ले रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पिछली मरतबा इमरान खान साहब अपनी रैली का आगाज़ कर रहे थे तो उसका एक इतना प्रेशर हुकूमत पर मौजूद था कि उसके आगाज़ से चंद लम्हे पहले, एक दिन पहले रात को नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और ऑफ़र्स किए कुछ इमरान खान और ताहिरुल कादरी को कि आप अपने इस एहतजाज को तर्क कर दें। इस मरतबा हुकूमत ऐसा लगता है कि इसको कुछ खास संजीदा ले नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद PTI का ये दावा है कि, और अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब पहुंचे हैं जब लाहौर, तो उन्होंने कहा कि कल पूरा लाहौर निकलेगा, तारीख बदल जाएगी और अगर मुल्क की तकदीर बदलनी है तो फिर लाहौर को निकलना पड़ेगा, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी जानिब शेख रशीद भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो कल रैली को लीड करेंगे, पैदल घर से निकलेंगे, जलसागाह तक जाएंगे, खिताब करेंगे। ताहिरुल कादरी साहब भी कह रहे हैं कि कल कुछ बड़े ऐलानात करने वाले हैं कल रात अपने 9 बजे के खिताब में। अब देखना यह है कि अपोजिशन, जो कि अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं बन सकी, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, उसके तरकश में कौन कौन से तीर ऐसे मौजूद हैं जिससे वो हुकूमत को हिट कर सकती है। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि अपोजिशन जो है, या ख़ास तौर पर अगर इमरान खान की बात करें तो क्या वो 2018 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो वाकई नवाज शरीफ को, हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और कोशिश करेंगे PTI से जानने की कि किस लाहे अमल का ऐलान वो करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ PTI बड़ा प्लान कर रही है। वो धरना है, वो रैलियाँ हैं, वो बड़े प्रोग्राम्स हैं, वो क्या है, ये सब चीज़ें। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, मेहमानों का तारुफ आपको प्रोग्राम में ब्रेक के बाद करवाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मेहमानों का तारुफ मैं करवाता हूँ। सेनेटर सलीम ज़िया साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। फैज़ुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची से मेरे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान अवामी तहरीक से भी हमें कुछ देर में हमारे मेहमान ज्वाइन कर लेंगे। मुझे सबसे पहले चौहान साहब ये बताइए कि पनामा इंकशाफात के बाद ही की अगर हम बात कर लें तो BCO जलसे हो चुके हैं, बहुत सी रैलियां निकाली गई हैं, इमरान खान साहब ने बेशुमार जगहों पर खिताबात किए हैं। कल जो रैली और जलसा होने जा रहा है ये कुछ मुख्तलिफ होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असदुल्ला, बात ये है कि खान साहब का तो ये मोटो है कि किया मैंने उस खाकना से किनारा, जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबुदाना, हम कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ादाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। हम तो जो है इस करप्शन के ख़िलाफ़, मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ और इस मुल्क के अंदर जो है वो लाकानूनियत के ख़िलाफ़ झपटना पलटना, पलट कर झपटने के मज़दाक जो है ना एक जंग लड़ रहे हैं। शायद कि हमारे हुक्मरानों को और इस मुल्क के अंदर जो है वो रियासत को और इस मुल्क की हुकूमत को कोई ख्याल आ जाए कि वो जमहूरियत के जिसकी माला सारा दिन जो है ये चमते हैं और जिसके सर पे जो है ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते हैं और अपने ख़ानदानों को आवाम के ऊपर मुसल्लत करते हैं, उस जमहूरियत को कोई साफ़ सुथरे ट्रैक पे ले आएँ, उस जमहूरियत को अमेरिका और यूरोप की जमहूरियत के मुताबिक जो है वो चलाना शुरू हो जाए कि जहाँ की जमहूरियत परफॉर्मेंस से शुरू होती है और अकाउंटेबिलिटी पर ख़त्म होती है, और परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान ही सब कुछ होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जमहूरियत में ना परफॉर्मेंस होती है ना अकाउंटेबिलिटी होती है। मेरा सवाल तो इमरान खान साहब जो कल के हवाले से और PTI जो कल के हवाले से स्ट्रगल कर रही है, ये बुनियादी तौर पे वही एजेंडा है कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है वो बेस नहीं करेगी। अगर अकाउंटेबिलिटी पे आप बेस नहीं करेंगे तो फिर ये शहनशाहियत इसको कह सकते हैं, इसको आप जो है वो जना क्या कहते हैं, चंद महदूद लोगों की जो है वो एक अकठ कह सकते हैं, आमरीयत कह सकते हैं, लेकिन जमहूरियत नहीं कह सकते। तो कल का जो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, हमने पिछले 3-4 महीने एक बड़ी खूबसूरती के साथ एक पीसफुली आइन और कानून के तमाम ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस करप्शन के खिलाफ और पनामा की करप्शन के खिलाफ जो है हमने स्ट्रगल की। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ साहब से और इस हुकूमत से कुछ चीज़ें जो है वो शायद उन्हें किसी दूसरे तरीके से शायद मनवानी पड़े कि जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये जमहूरियत के जो है वो बरखिलाफ है। भाई जब आप खुद अपना मामला सीधा करने को तैयार नहीं है,
हमने आइन और कानून के सारे दरवाजे खटका लिए। आप फिर चौहान साहब एक धमकी भी दे रहे हैं कि हम अब फिर गैर जमहूरी तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के मनवाने के लिए। ये जो हमारे मुखालिफिन कहते हैं ना कि जब आप सड़कों पे आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करेंगे, आप पार्लियामेंट से बाहर और कानूनी अदारों से बाहर और जनाब इंस्टीट्यूशन से बाहर करेंगे, तो भाई कहाँ जाएं? हमने कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है जना जिसको हमने जनाब जाके खटकाया ना हो? आप बताएं, आपका जनाब नैब को हमने जनाब जाके दरवाजा खटकाया, इलेक्शन कमीशन का हमने खटकाया, FIA का हमने खटकाया, सुप्रीम कोर्ट का हमने खटकाया, स्पीकर असेंबली का हमने खटकाया, और कहीं से भी इंसाफ अगर नहीं मिलता, कहीं से भी जो है वो हमारे कोई अदारे काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम कहां पे जाए? ठीक है, अपना जायज पैसा जो अरबों खरबों रुपया पिछले 40 साल में लूटा गया, उसका हक हासिल करने के लिए कहां पे जाए? सही है। सेनेटर साहब, अब मुझे सर ये बताएं कि कहां आप हालात को जाता हुआ देख रहे हैं? एक मरतबा फिर वो जो पुराना धरना हुआ था, उस तरह की कोई चीज अब अभी तक तो ये बता नहीं रहे। PTI वाले कह रहे हैं कि कल इमरान खान साहब बताएंगे। अभी हम दोबारा कोशिश कर लेंगे चौहान साहब से पूछने की, लेकिन आपको कहां अब PTI जाती हुई नजर आ रही है सर, और ऑपोजिशन कहां जाती हुई लग रही है? असदुल्ला साहब, बात यह है कि ये तो हर पार्टी को हक है, उसका जमहूरी हक है, हर फर्द को हक है। कोई सियासी लीडर अगर इस तरह का कोई एजिटेशन करना चाहता है, यकीनी तौर पर उसको उसका हक है। ये तो इसमें तो किसी को रोका जा नहीं सकता। लेकिन सिर्फ देखना यह है कि ये कितनी बार पहले हो चुका है। मैं समझता हूँ कि बार बार इनको नाकामी हुई है, बार बार इनको ये भी इसका एहसास होता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन इनके बातों से, इनकी तकरीरों से, इनकी तहरीर से ज़ाहिर हो रही है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है साथ साथ। फिर इलेक्शंस में नाकामी दर नाकामी जितनी भी है, ख्वाह वो 2013 के इलेक्शंस के बाद फिर लोकल बॉडीज़ के हों, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों, बाई इलेक्शंस हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, आज़ाद कश्मीर के हों, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को स्वीपिंग मैंडेट मिलता रहा है, और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। और वो तो इलेक्शन ऐसे भी जीते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में। अभी ताहिरुल कादरी साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि इस सिस्टम के तहत कायदे आज़म भी अगर आकर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो भी हार जाएंगे। तो अब जाहिर है रिफॉर्म्स के बगैर और ये जो मौजूदा सिस्टम है, इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि इस पर तो फिर मोहतरम है, बुजुर्ग हैं, डॉक्टर साहब के लिए बहुत एहतराम है, वो डॉक्टर साहब भी हैं, अलामा भी हैं, और उनका मैं एहतराम भी करता हूँ। लेकिन वो ज़ाहिर है ये तो खैर मुबालगा अंग्रेज़ी की हद हो गई ना। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि देखें, ये इवन अपना खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहाँ पर PTI की हुकूमत है, वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कई इलेक्शंस, वहाँ पर भी बाई इलेक्शन जीते हैं। कहने की बात यह है कि देखें, इस वक्त जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें यकीनी तौर पर एतराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कर रहे हैं। लेकिन इनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त किस डगर पर खड़ा है। इस वक्त हम हालत जंग में है, तीनों फ्रंट्स पर इस वक्त जो पोजीशन है वो मेरे ख्याल हमसे ज़्यादा, आप और आपसे ज़्यादा ये ख़ुद भी, हमारे भाई जो दोस्त हैं पार्टी ऑपोजिशन के, वो समझते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद जो है वही चीज़ करना चाह रहे हैं जिसमें इनको बार बार नाकामी हुई है। सोचना इनको ये चाहिए कि अब ये 2018 तो इन्होंने, सच बात है, इन्होंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया इन्हीं कामों के अंदर। अगर ये अब 2021 की कोई 23 की तैयारी करें तो शायद उसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है। देखिए, इनको जब 2013 के इलेक्शन कर रहे हैं कि 2018 के इनको एक सूबा पूरा मिल गया था, इनको एक सूबा पूरा मिल गया था। उसमें चाहिए तो ये था कि बेमिसाल काम करके दिखाते, ताकि 2018 के इलेक्शन में लोग कहते हैं भाई सबको छोड़ दो, हमने इधर इनको तहरीक इंसाफ को वोट देना है, इमरान खान साहब को वोट देना है। क्यों कि इन्होंने पुलिस में ज़बरदस्त काम किया है, एजुकेशन में ज़बरदस्त काम किया है, हेल्थ में ज़बरदस्त काम किया, एहतसाब में ज़बरदस्त काम किया। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, एहतसाब का कल एहतसाब के हवाले से रैली है, इन्होंने खुद ही एक अपना ब्यूरो बनाया था, एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके जनरल साहब एक हेड बनाए गए थे। उनको भी बहुत बेआबरू करके वहाँ से उनको रुखसत कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसको अगर ये थोड़ा कंट्रोल कर लें और एक किसी समत पे चलना शुरू कर दें जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, कौम की बेहतरी हो, क्योंकि कौम तो इनसे बेजार है। सलीम जा साहब अब ये कह रहे हैं कि जनाब 2018 नहीं 2023 कोई असर नहीं आ रहा, इंतखाबात की तैयारी करें आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रुबीना कायम खान जो हाल है वो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। मतलब रुबीना साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अब कुछ दिन पहले एतजाज अहसन साहब ने कहा कि जनाब ये आप अदालतों में जा रहे हैं, फैसला तो सड़कों पर होना है, आप अदालतों में क्यों जा रहे हैं, वक्त अपना ज़ाया कर रहे हैं।
अब पीटीआई सड़कों पर आ गई, दरखास्त इनकी वहाँ से मुस्तरद हो गई। अब ये कल एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं और सुना है कि बड़ा को प्लान देने वाले हैं इमरान खान साहब। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? अगर आप ये खुद मशवरा दे रहे हैं कि जनाब सड़कों पर आएँ और इमरान खान आ भी गए, आप लोग कहाँ हैं? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और वही बात हुई जो एतजाज़ साहब ने कही, क्योंकि वो एक सीनियर और सीजन जो है पॉलिटिशियन है और उनका जो एक तजुर्बा था और वो जो देखते आ रहे थे वही उन्होंने मशवरा जो है वो इमरान खान साहब को दिया। ठीक, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं ये कहूँगी कि अवाम की ताकत पे जो है वो यकीन रखती है और हम जानते हैं कि अगर कभी भी कहीं से भी अगर कोई भी बात को मुल्क में सही करना हो तो वो एक अवामी रास्ता होता है, एक अवाम का जो है वो की ताकत का जो है वो मुजाहिरा करना होता है और अवाम फैसला करती है कि वो किसके साथ है और वो किस हद तक साथ है और वो क्या चाहती है। सही, तो एतजाज़ तो हो गई इधर उधर की बातें। अब मेरे सवाल का अगर आप जवाब दे दें कि आप कहाँ पर हैं? पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इनको इनके जलसे में, रैली में आएंगे, नहीं आएंगे? पीपल्स पार्टी के ज़हन में है क्या? देखें, मैं ये कहूँगी असदुल्ला साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक खुद बहुत बड़ी जमात है। मैं समझती हूँ हमारा सबसे बड़ी जमात अगर मुल्क में है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हमारा एक अपना जो है वो नज़रिया है, हम उसके तहत अपनी जो है वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम उसके तहत जो है वो चलते हैं। बिल्कुल जो है वो ख़ास तौर पर आप देखें कि हमने डे 1 से कहा है कि ये जो करप्शन जो ख़ास तौर पर पानामा लीक्स की जो बात हो रही है और जिस हद तक जो मुल्क का जो पैसा लूट कर बाहर लेकर जाया गया और अपने बच्चों के नाम से ऑफशोर कंपनी जो है मुल्क के वज़ीर आज़म ने बनाई, तो वो सारी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ की डिमांड करती है, लेकिन अब हम अपने लोगों को जो है वो किस वक्त में बाहर निकालते हैं, कब, ये हमारा पार्टी डिसीजन होगा। सही है, मैं ये समझाऊं अभी आपकी इस मुख्तसर गुफ्तगू से, बाकी इस चीज़ को हम मैं ये समझाऊं आपकी इस मुख्तसर गुफ्तगू से कि अभी पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है उसके लिए कि पीपल्स पार्टी ने क्या करना है, सड़कों पर आना है, नहीं आना। ऐसा लग रहा है कि तेल देखो और तेल की धार देखो, वेट एंड सी वाली पॉलिसी लग रही है पीपल्स पार्टी की, लेकिन हम तहरीक इंसाफ के प्लान पे नहीं चल सकते। ओके, अच्छा, अब मुझे फयाजुल हसन चांद साहब, ये जो सलीम ज़ाहिद साहब ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आप चलें, आप कहेंगे कि आपके मुखालिफ हैं, इसको रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कहीं कहीं हमें ये बात दुरुस्त लगती भी है। पीपल्स पार्टी पीटीआई हमें मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तरह के फैसले करते हुए दिखाई देती है। कभी से लगता है कि एहतजाज का रास्ता छोड़कर हमें सिर्फ केपीके में परफॉर्म करना चाहिए, ये बेहतर है 2018 के इंतखाबात के लिए। कभी से लगता है कि 2018 के इंतखाबात को ही फोकस करना चाहिए और ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। कभी ये लगता है कि ये सिस्टम, अगर इसी सिस्टम के तहत इंतखाबात हो गए तो ये 30 सीटें भी नहीं मिलेंगी, इसलिए नवाज शरीफ को पहले घर भेजना पड़ेगा। तो क्या वाकई पीटीआई अपने मुख्तलिफ प्लान से लगता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? असदुल्ला, पहली बात तो यह है कि सलीम ज़िया साहब मेरे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग हैं मेरे लिए, बड़े एहतराम के साथ मैंने जवाब दूंगा कि आपका भूरे वाला का इलेक्शन और आपका जेलम का इलेक्शन नविश्ता दीवार है नून लीग के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए। जनाबे वाला, ये इलेक्शन हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं। अगर आप हारने की बात करते हैं तो मैं बड़ा मशहूर एक बात कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब IRSM के डीन भी हैं और वाइस चांसलर भी हैं और नून लीग तो IRSM की मालिक है और IRSM की मालिक होते हुए और VC होते हुए भी इन्होंने 800 वोटों से एक सीट जीती और 8000 से एक सीट जीती। और अब आप मुझसे पूछेंगे IRSM क्या है? IRSM इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट के हवाले से जितना तजर्बा नून लीग रखती है, मुझे भी तकरीबन 35 से 37 साल ऐसा सियासी कारकुन हो चुके हैं, उतना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रखती। और मैं जाती तौर पे ये तजर्बा रखता हूं कि नून लीग एज अ हुक्मरान पार्टी पिछले कई सालों से, जब भी ये हुक्मरान रहते हैं, इनके ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 8 से 10,000 वोट तो ये अपने जना एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपने प्रिजाइडिंग अफसर के जरिए से हेरा फेरी कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा कि ये जो पनामा के बाद पहला ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पनामा के इशू के बाद, और उस इशू के बाद अब लोगों ने अपना रिस्पांस दे दिया। कहां पे 42,000 वोट ले रहा था जेलम में 2013 के इलेक्शन में पीटीआई का कारकुन और जना पीटीआई का कैंडिडेट, आज उसने 72,000 वोट 76,000 वोट लिया है। ठीक है ना जी? कहां पे 1,13,000 2013 के इलेक्शन में जेलम में इनका
जनाब नवाबजादा साहब ले रहे थे, मेहंदी साहब, इकबाल मेहंदी साहब, आज इन्होंने सिर्फ जो है वो 84,000 वोट लिया है। जनाबे वाला ये सारा नविश्ता दीवार है, नून लीग ना समझे या मेरे भाई सलीम जिया साहब ना समझे। इसका मतलब है कि आप इस हद तक तो मुतमईन है चौहान साहब कि अगर इसी सिस्टम के तहत भी इंतखाबात हो गए तो अगला इंतखाब आप जीत जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंट है कि सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, असदुल्लाह मेरी बात सुन लो, आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आपके लेटेस्ट जितने सर्वे आए हैं पिल्डेट समेत, उन्होंने चारों सूबे और वफाकी हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर मिला के नंबर 1 उन्होंने जो है वो केपी की हुकूमत को रखा है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, लोगों की सरकारी अदारों और हुकूमती अदारों तक रसाई के हवाले से और गुड परफॉर्मेंस के हवाले से केपी के नंबर 1 है। 18 इंडिकेटर्स जो है वो 25 में से, उसमें केपी के जो है वो पंजाब से पहले है, तमाम सूबों से और मरकज से पहले है। अब मेरी सलीम जिया साहब से गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, परफॉर्मेंस के हवाले से आप ये बातें ना करो, अल्लाह पाक का करम है। सही है, चले अब जरा मुझे आपसे पूछना ये है के बाद मैं जरा जानने की कोशिश ये करूंगा कि करना क्या है इमरान खान साहब ने, क्या धरना प्लान कर रहे हैं, प्राइवेट जाने की तैयारी हो रही है, क्या मॉल रोड को ब्लॉक करेंगे, क्या लंबे अरसे के लिए बैठेंगे, बड़ा प्लान उनके पास क्या है जिसका वो कल ऐलान करने वाले हैं, उन जलसों जुलूसों और रैलियों के उस पैटर्न से हटकर जो अभी तक हमने देखी है। जाहिर है इससे कुछ बड़ा करेंगे तो बड़ा, अगर बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत हमें बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब की बातें सुने, हुकूमत की बातें सुने, ऐसा लगता है ये उनका मौजू ही नहीं है, वो इस पर बात नहीं करना चाहते, या वो समझते हैं कि जलसा होगा बस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। अभी आप बातें सुन रहे थे फयाजुल हसन चौहान साहब की और सलीम जिया साहब की, रुबीना साहबा ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। अब सलीम जिया साहब, आप जिस फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहे थे, अब फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि आप जिन ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं, बुरे वाला का 1000 से जीत रहे हैं, 45,000 से जीतने वाला इलेक्शन आप सिर्फ 8,000 वोटों से जीत रहे हैं। अगर ये सूरत हाल जारी रही आने वाले दिनों में भी और कल लाहौर बाहर निकल आया जिस तरह से इमरान खान साहब को तवक्को है, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन जो आप PTI के यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपके यहाँ दिखने लगेगी? चले कल भी गुजर जाएगी ना, अभी किस बहस में पड़े हैं कि जी आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। ये तो होता रहा ना, पिछले 3 साल से ये कुछ हो रहा है। जो कुछ इन्होंने कमाया वो आपके आगे है, कौम के आगे है, मीडिया के आगे है, तो उस पर क्या बहस करें। इनका शौक है, इनका हक है। तो सर इसका मतलब ये है कि PMLN की हिकमत अमली सिर्फ ये है कि अपोजिशन से कुछ नहीं होने वाला, इनके मुतालिबात मानने की जरूरत भी नहीं है, खामोशी से कान लपेट कर बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि हम इनको कह रहे हैं हम कान लपेट के बैठ जाएं और हमें कोई उसकी अहमियत नहीं है। हम कह रहे हैं ये इनका हक है, ये करें, लेकिन इनको खुद एसेस करना चाहिए कि ये जो चीज़ें इन्होंने पहले कई मरतबा की है उससे क्या चीज़ हासिल की है। अब चौहान साहब भाई हैं, इन्होंने जिक्र किया वो कल के इलेक्शंस का। अच्छा, मुश्किल ही है असदुल्ला साहब कि अगर लंबी लीड से जीतें तो कहते हैं जी धांधली हो गई, धांधली हो गई। बिल्कुल कम लीड से जीते तो कहते हैं जी नैरो मार्जिन हुआ, बिल्कुल नैरो मार्जिन हो गया। अभी आज़ाद कश्मीर में तो अभी 15-20 दिन हुए इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर हमारे भाई खान साहब, इमरान खान साहब कई मरतबा गए, तकरीरें की, इनके कायदीन ने तकरीरें की, जलसे भी किए, जुलूस भी निकाले, सब कुछ किए, आखिर में नतीजा वही निकला 2 सीटें। फिर इसी तरह हमारे बिलावल साहब भी, उन्होंने भी गला फाड़ दिया। आपको कहीं पर तो बाद में शायद उनको इलाज भी कराना पड़ गया होगा, गला फाड़ आपको कहीं पर लगता है कि कहीं पर किसी जगह पर कहीं मौक़िफ़ कादरी साहब का दुरुस्त है कि उनके 14 कारकुनों के कत्ल का हिसाब होना चाहिए, और कहीं पर आपको लगता है कि पनामा के हवाले से बात हुई है उस पर एहतसाब होना चाहिए और नवाज शरीफ साहब से उसका आगाज़ होना चाहिए, किसी का मौक़िफ़ आपको दुरुस्त नहीं लग रहा कि जहाँ पर कुछ ना कुछ हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक कादरी साहब का ताल्लुक़ है ना, उसके लिए तो अब आदमी क्या कहे। उनके लिए जितना एहतराम, मैं उनको सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, उनके TV प्रोग्राम्स भी मैं देखता हूँ उनके, और एक वो रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और अपनी उनकी एक जमात भी है, एक तंजीम भी है उनकी। लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ पर सीजनल आके काम करेंगे, साल में 2 महीने आए, यहाँ पर हंगामा तो ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा किया, फिर वापस कनाडा चले गए, तो ये मेरे ख्याल जाती है हमारे साथ। मतलब ऐसे इंसाफ नहीं देंगे आप? या तो फिर दूसरी पार्टीज हैं, जैसे हैं दूसरे कायदीन हैं, यहीं रहते हैं ना, कभी गए कोई नहीं। मतलब सर ये क्या लॉजिक हुई सलीम साहब, आप ये कह रहे हैं
कि इस तरह उनके 14 कारकुनों के कत्ल का हिसाब नहीं मिलेगा कि वो सीजनल पॉलिटिशियन है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। मतलब ये अगर पैटर्न उनका है तो फिर 14 लोगों के कत्ल का हिसाब देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। ब्रेक लगाएं। आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। सर मेरे सवाल का तो यही जवाब आप दे रहे हैं। अभी तो मैंने उनका सिर्फ तर्ज अमल पर बात की है अभी कि ये उनका तर्ज अमल है। जहाँ तक 14 जो लोग शहीद हुए हैं, जो हलाक हुए हैं, उनके लिए मामला एक सिमत पर चल रहा है, एक उसकी कोर्ट में भी है, मामलात भी चल रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन मैं शहीद हुए हैं या हलाक हुए हैं, मैं जो लोग शहीद हुए हैं उनका हिसाब किताब ज़रूर होना चाहिए। उसमें किसी जगह उसमें दो राय हो नहीं सकती है। ठीक, लेकिन मैं हज़रत मौलाना साहब से ज़रूर ये दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर आके फुल टाइम सियासत करें। सबको पसंद भी आएगा, सब उनको सुनना भी चाहते हैं, वोट दें ना या ना दें, उनके जलसों में आएँ या ना आएँ, लेकिन उनकी बातें तो ज़ाहिर ऐसी होती हैं कि आदमी सुन लेता है। टीवी प्रोग्राम भी उनके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी इस वक्त हमारी अभी देखें, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अपोजिशन जो है वो मुंतशर है, ठीक, वो डिवाइडेड है। सही, अभी हमारी बहन रुबीना साहिबा ने बता दिया आपको कि पीपल्स पार्टी की तकरीबन पार्टिसिपेशन कल निल होगी जी। टोकन, उन्होंने खुद कहा टोकन का मतलब 8-10 2-4-10 लीडर आ जाएंगे दिखाने के लिए, फोटो सेशन होगा। इसी तरह दूसरी भी जो पार्टीज हैं वो इनके साथ इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि इनका मामला पता नहीं कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, और शायद इन्होंने तो सिर्फ यही करना है। दूसरी पार्टीज जो हैं उनका टारगेट शायद 2018 का इलेक्शन होगा, पर इनके तर्ज अमल से नहीं लगता कि इनका टारगेट 2018 का। चले, मैं जरा रुबीना साहब आने से पहले उमर रियाज अब्बासी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा है। उमर रियाज अब्बासी साहब, कल क्या होने जा रहा है? अब अभी सलीम जा साहब क्या कह रहे हैं कि ये सीजनल पॉलिटिशियन हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर चले जाते हैं, इनका तर्ज सियासत जो है ये ऐसा है नहीं कि ये लोगों को इम्प्रेस करे। तो सर कोई ऐसा प्लान कल देने जा रहे हैं जो वाकई लोगों को इम्प्रेस करे और आपके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएं? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारी जो कल की रैली है वो तहरीक किसास और तहरीक सालमियत पाकिस्तान है। आज जो ह्यूमन ट्रेजेडी और जो फियास्को मॉडल टाउन के अंदर हुआ, स्टेट टेररिज्म हुआ, तो ये एक इंसानी मसला है। 2 साल से हमने हर दरवाजा खटखटाया, हमें इंसाफ नहीं मिला, जंजीर अदल नहीं मिली। शलवार पे यहाँ नोटिस हो जाता है मगर 14 लाशों को कोई नहीं पूछता। यहाँ पे खवातीन के जबड़ों में गोलियां मारी गई, एक यूनिवर्सिटी का तकद्दुस पामाल किया गया, गोशे दरूज जहाँ मिस्टिसिज्म की तालीम होती है वहाँ पे। तो दुनिया की अनोखी FIR तारीख में लाहौर से चले यहाँ 72 दिन बाद कटी, वो भी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर जो शख्स आइन और कानून की बात करे, जो इल्म की बात करे, तहकीक की बात करे, दलील की बात करे, उसे आप गोलियों से भून देते हैं, और जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ रॉ से मदद तलब करे, आप उसे मेयर बना देते हैं। ये तो हालत है सर, ये तो है ना सारी चीजें, ये 12 आप कह चुके हैं, डॉक्टर साहब भी कह चुके हैं। हल है कोई आपके पास? कल कोई ऐसा प्लान आप देने जा रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप इस मरतबा आपकी बात को हुकूमत संजीदगी से सुनेगी, जो कि अभी तक नहीं सुनी? देखिए, मेरी एक अर्ज सुने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वफूद इस्लामाबाद में इस दफा यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स मुझसे मिले हैं, वो शरीक हो रहे हैं, खवातीन शरीक हो रहे हैं। आप बच्चियों के जज्बात सुने, वो कहती हैं आपकी बहनों के जबड़ों में गोलियां मारी गई, अगर आज हम आपके साथ खड़े ना हुए तो हर बहन हर माँ का गिरबान चाक होगा और यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अवाम का रेफरेंडम होगा। ठीक है। अच्छा, रुबीना साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि हम अभी जो गुफ्तगू आप पहले कर रही थी, आखिरी जुमला, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लान पर नहीं चल सकते, मगर लगता ऐसा है कि आप अपने प्लान पर नहीं चल सकते, या फिर आपके पास अपना कोई प्लान है ही नहीं? नहीं असदुल्ला साहब, ये तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी सोच तो बता नहीं, मतलब हमें तो ये लग रहा है ना आपसे एक बड़ी नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक बड़ी जमात है। क्यों नहीं, हमने सेनेट में जो है वो पनामा के ऊपर जो है वो बिल मूव किया है, और हमने हर इश्यूज़ के ऊपर बात की है, हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी है। अब ये तो नहीं है ना कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा कि खुद मतलब एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, हम इमरान खान के पीछे तो हमारी लीडरशिप नहीं चल सकती ना, तो हमारा एक अपना वो तरीका है, हमारा करने का तरीका है। लेकिन नहीं, आप इस मतलब सेनेटर साहब, आपका अपना तरीका क्या है? मतलब मुझे देखिए ना, बड़ी अच्छी वजाहतें दी हैं, आपके जवाब से कंफ्यूजन और बढ़ गई है। हमारा आपके इन जवाबात से कंफ्यूजन और बढ़ा। आपने कहा हमारा अपना तरीका है, हमने सेनेट में बिल मूव किया है,
आप पीटीआई को आप मशवरा दे रहे हैं कि अदालतों में मत जाएं, सड़कों पर आएं, खुद आप सड़कों पर आए नहीं, तो ये तो के ऊपर बात ये चीजें समझ नहीं आ रही ना। देखें, हम बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि जब सड़कों पे हमें अपने लोगों को निकालना होगा तो हम निकालेंगे, उस वक्त हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अंदर एक मतलब बहुत बड़ी जमात है और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और सेनेटर साहब ने बड़ी वजाहतें की हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये तो इस चीज़ में तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल हर चीज़ में फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में जो नेशनल एक्शन प्लान हम सब ने बनाया था मिलके, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने में जो है नाकाम हो गई है। आज नेक्टा जो है वो बिल्कुल गैर फ़ाल है। आप ये देखें कि कहाँ पे जो है इस हुकूमत ने जो है वो बेहतरी की। आप इमरान खान की बात छोड़ दें, मैं एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर मैं कह रही हूँ, मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सोचती है और हमने हमेशा इसी चीज़ पे जो है आवाज़ उठाई है कि जो ये हुकूमत हर जगह पे नाकामी का इसका को सामना करना पड़ रहा है। हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि आप देखें कि अभी आज़ाद कश्मीर की जो है वो इलेक्शन की बात हुई, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही कोशिश थी कि हम एक सिस्टम बनाएं, हम सिस्टम में एक चीज़ों को एक तरह से लेकर आए। हमने पार्लियामेंट को बाख्तियार किया, हमने आइन की जो है वो बहाली की, चले सही है। और हमने जो है आप देखें कि आज़ाद इलेक्शन कमीशन, आप मेरी बात सुने, हमने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद इलेक्शन कमीशन इसी दिन के लिए बनाया था, क्योंकि हमें पता है कि जिनकी हुकूमतें होती हैं उनकी रिट होती है, उनकी मशीनरी होती है, उनकी रिगिंग होती है, वही थैले भरते हैं उनके। आपने जो आजाद इलेक्शन कमीशन बनाया था, उसी आजाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप कोर्ट में पेश हुए थे जब ये खुसूसी एक कमीशन बना था। एतजाज अहसन साहब वहां पर आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे थे कि जनाब ये धांधली हुई है। आपने जिस आजाद किसी आप क्रेडिट ले रही हैं उसी के खिलाफ हमने तो बनाया, लेकिन उस आजाद इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, तो फिर हमने उसको जो है वो रेजिस्ट भी किया। क्रेडिट तो कामयाबी का होता है, नाकामी का क्रेडिट तो नहीं दिया। अच्छा चलिए, नहीं देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप इस चीज पे तो इसकी नियत पे तो शक नहीं कर सकते। हमारी कोशिश रही है कि हमने तो पार्लियामेंट को भी बाख्तियार किया। हमने नियत का सवाल आज अगर सदर नियत का सवाब आप जो है वो तबलीगी जमात में जाके ले लें, नियत का सवाल जो है वो जहां तो काम करके देंगे तो सवाब मिलेगा। पार्लियामेंट आज हमने बाख्तियार की, राइट। चले मुझे अब चौहान साहब बाख्तियार पार्लियामेंट को सही तरह से जो है वो यूटिलाइज करें ना करें, अब ये तो उनका एज प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम है ना कि वो कितनी। अच्छा, आप चौहान साहब मुझे सर ये बताएं, अभी आपने अगर जब सलीम ज़ाद साहब की बातें सुनी हैं तो सलीम ज़ाद साहब की बातों को अगर आपने गौर से सुना हो तो उन्होंने कहा, उनकी गुफ्तगू में जो इत्मीनान नजर आया उसकी लॉजिक ये थी कि जनाब ये ऑपोजिशन ही इकट्ठी नहीं है तो ये क्या कर पाएंगे। तो ये तो फैक्ट है ना सर कि ऑपोजिशन मुत्तहिदा ऑपोजिशन में कन्वर्ट नहीं हो सकी। देखो, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 4-5 महीने से करप्शन के इशू के हवाले से जो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत दुश्मनी का बहुत बड़ा सबूत दे रहे हैं। हमने कतन ये नहीं कहा कि आप जमहूरियत की बसात लपेटें, हमने कतन ये नहीं कहा कि आप पार्लियामेंट की बसात लपेटें, हमने कतन ये नहीं कहा कि आप पार्लिमानी सिस्टम की बसात लपेटें। हमने कहा कि आप जो है नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक बड़े सवीर किस्म के इल्ज़ामात लग गए कि मरियम नवाज को 2013 के इलेक्शन में इन्होंने कहा कि ये मेरी डिपेंडेबल है मेरे पे, और वो 3 साल गोशवारे जमा कराए, उसके अंदर भी इन्होंने लिखा कि वो मेरे मरहूने मिन्नत है माशी तौर पे। लेकिन बाद में वो अपने मुंह से मान गई और अपने उसके भाइयों ने मान लिया कि जनाब इसकी फला इनकी जायदादें हैं। जब ये चीज़ खुल गई तो जनाबे वाला आपके जो है वो अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 की आर्टिकल 42A के मुताबिक जिसके जरिए से पिछले 25-30 सालों में कम से कम 60-70 MNA MPA सेंटर फारिग हो चुके हैं। ताज़ा जस्टिस इफ्तिखार चीमा की मिसाल आपके सामने है। इसी तरीके से जमशेद दस्ती ने जाली जाओ डिग्री के हवाले से छुपाया। ये सारी मिसालें आपके सामने हैं कि हर चीज़ क्लियर हो गई। अब इस पे अगर ये अपने आप को स्टेप बैक नहीं करते, अपनी जगह शहबाज शरीफ को या चौधरी निसार अली खान साहब को बना देते, तो ये जमहूरियत भी बचती और जमहूरियत संवरती भी। लेकिन एक बात याद रख लें, अब इस महीने के अंदर सितंबर के खुदा न खास्ता अगर कोई जमहूरियत की बसात लपेटी गई तो मैं उसका सारा क्रेडिट और उसका सारा तमगा रसालत जो है, आपने इस प्रोग्राम में दूसरी ऐसी बात की है जिसमें आपका लहजा धमकी आमेज हो गया है और एक मरतबा फिर आप बिसात लपेटने की बात कर रहे हैं। आप अपने हाथों से नवाज शरीफ साहब अपने खानदान की सियासत, अपने खानदान की करप्शन को बचाने के लिए चले मैं चौहान साहब आप ही के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, लेकिन एक बात
कि अगर आपकी सारी बातें हुकूमत ये कह दे अपने तर्ज अमल से, जाहिर कहेगी तो नहीं, लेकिन तर्ज अमल से ये कह रही है कि आप जो कुछ कह रहे हैं सही होगा या गलत होगा, लेकिन जाओ जो करना है कर लो, तो क्या करेंगे इमरान खान साहब? एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। अभी तक का जो हुकूमती तर्ज अमल है और जिस तरह से उसने आपको संजीदा ना लेने की पॉलिसी अपना रखी है, उसका मतलब ये दिखता है कि आपने जनाब, आप सब कुछ अगर सही भी कह रहे हैं तो आपने जो करना है कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, अगर ये तर्ज अमल जो है ये कंटिन्यू करता है तो इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे वो हुकूमत को मजबूर कर सकें कि जनाब आप हमें कम से कम संजीदा तो लें? कोई धरना प्लान कर रहे हैं, कोई लाहौर को ब्लॉक करने का सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इमरान खान कल? शहीद कर दें, आप खरबों रुपए की करप्शन भी करें और उसके बाद पूरी कौम को कहें कि आप उसके ऊपर बात भी ना करो, उसके ऊपर बोलो भी नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि याया खान का और जनाब अयूब खान का और ज़ियाउल हक का और परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो मार्शल तो एक तरफ रहा, ये इनका तर्ज अमल तो बिल्कुल वही हुआ ना कि कुर्बान तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। ये इस किस्म का रवैया नवाज शरीफ साहब को एक जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर ज़ेब नहीं देता, लेकिन मेरी ज़ाती राय है और पूरी पाकिस्तानी कौम की राय है। नवाज शरीफ साहब को दुआ लगी है ज़ियाउल हक साहब की, और ज़ियाउल हक साहब ने दुआ दी थी कि मेरी उम्र जो है वो आपको लग जाए। नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब की उम्र भी लग गई और उनकी आदतें भी लग गई, उनका तर्ज जो है वो सियासत और तर्ज जमहूरियत और तर्ज हुक्मरानी भी लग गया है। जितनी आमरीत का शिकार नवाज शरीफ साहब हैं, आपके सामने उसकी मिसाल वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब आप कहते हैं ना मैं ना मानू की रट, और आप कहते हैं कि चेहरे से बड़े जनाब ये पुरअमन है। ना सलीम ज़िया साहब इस वक्त चेहरे के हवाले से और अपने अंदर के हवाले से पुरअमन है, ना आपकी हुकूमत इस वक्त जो है वो मुतमईन है। इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, और नींदें उड़ने का आलम यह है कि अब ये कभी जनरल राहील शरीफ साहब को फील्ड मार्शल बनाने का जो है वो इंसेंटिव देते हैं, और आज आपके प्रोग्राम के अंदर मैं ये खबर ब्रेक कर दूं, ये बात लिख लें कि ये जनरल राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन भी देंगे और 3 साल की एक्सटेंशन देंगे, और ये इस वहमो गुमान का ख्याल करते हैं कि शायद इस तरह की जो है वो टोटके नहीं, वो भले ही ऑफर करें, लेकिन कल ISPR ने एक मरतबा फिर कह दिया है कि जनाब हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं और हमारा वही मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। जनरल राहील शरीफ ने नहीं लेनी, तो फिर इनके देने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना जी। सर, बात यह है कि ये समझते हैं कि शायद इस किस्म के टैक्टिक्स के जरिए से ये अपनी चीजों से बच जाएंगे। और दूसरी खबर ब्रेक कर दूं आपके प्रोग्राम में, आपके चाइना ने मुसलसल पिछले 6-7 माह से पाक फौज के ऊपर भी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर डाला हुआ है कि हमें इस हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है जब तक आर्मी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो CPEC के प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं करती और उसकी सुपरविजन और उसको अपनी कस्टडी में नहीं लेती। तो सर, ये कोई है लेटर, कोई दिखाए ना, कोई मरासला, कोई खत, कोई लेटर? आपके सामने VCO, एक ये तो आप हवाई फायरिंग करते रहेंगे चौहान साहब। तो फिर आपका चाइना के वजीर, आपके चाइना के एम्बेसडर डायरेक्ट जो है वो आपके जनरल राहील शरीफ साहब से मिल चुके हैं, और ये चीज तो सरकारी तौर पे ओपन हो चुकी है कि चाइना ने एक जो है वो प्लान ये दिया था कि आप एक इस किस्म का एक जो है वो डिवीजन बनाएं कि जिसके अंदर फौज भी एक प्रॉपर तरीके से स्टेक होल्डर हो। मामला ये है के इशू के हवाले से सलीम जाह साहब, मामला ये है, बात मैं कह दूं जी 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 अच्छा सलीम जाह साहब, मामला ये है कि देखें आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस में मुतासिर होगी अगर इस मसले को आप ऐसे ही छोड़ देंगे हल किए बगैर, इसको एड्रेस नहीं करेंगे, और अगर हुकूमत ने जो पॉलिसी अब तक दिखता है कि अपना रखी है कि जनाब इनको लगे रहने दो, जो कर रहे हैं करने दो, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत की परफॉर्मेंस मुतासिर ना हो, ये मनसूबे मुतासिर ना हो। तो क्या हुकूमत के लिए बेहतर हिकमत अमली ये ना होगी कि कोई हल निकाल लिया जाए बैठ कर? असदुल्ला साहब, बात यह है कि हम तो इनको हमने कभी ये जाहिर नहीं किया कि हम इनको नॉन सीरियसली ले रहे हैं। कितना सीरियसली लें यार, 3.5 साल हो गए, समझे ना, वही चीज चलती आ रही है, वही चीज चलती आ रही है, लोग भी थक गए। अभी जहां तक इन्होंने स्पीकर साहब के पास दरखास्त गई है, उसका जवाब देते नहीं है, तो सर कहां सीरियस ले रहे हैं आप? एक मिनट, वो नहीं, हम तो सीरियस ले रहे हैं, ऐसे ये बात गलत है कहना कि हम इनको सीरियस नहीं ले रहे। अब इनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी, अब देखा ना, ये जिसको साथ लेकर चले थे, इतनी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने क्या कहा और नहीं कहा वो आपके आगे कहा। अभी सर जो अभी चौहान साहब ने जो बातें फरमाई हैं कि जनाब वो इस तरह हो गया और वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, और चाइना ने उसको ये कह दिया, उसको कह दिया,
मैं कहता हूं कि ये मुझे उस शख्स का बता दें जो उस मेज़ के नीचे बैठा हुआ था जब वो चाइना के वज़ीर आज़म या चाइना के एम्बेसडर में और पाकिस्तान की किसी वफद से बात हो रही थी। ये बातें सुन के लोग थक गए, आजिज़ आ गए। लोग पाकिस्तान के को मट्टी या रेत नहीं खाते, वो जानते हैं क्या चीज़ है। अभी हालिया मैंने आपको फिर कहना पड़ता है मजबूरन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, वहाँ गले फाड़ फाड़ के इन्होंने छोड़ देना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को आप 4 मरतबा मैं कहता हूँ कि देखें ये बात, ये धमकियां देना जो है ना, ये धमकियां आदमी कब देता है असदुल्ला साहब, धमकियां कब देता है? मैंने आपको पहले कहा था फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, हाइट जो फ्रस्ट्रेशन की, जब आदमी कहता है ना मैं मार दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं छलांग मार दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब इनकी कैफियत वो है। अब ये मजबूरन इनको पता है कि अब देखें कल इनकी जो सुबकी होगी वो आपके आगे है। मैं अभी इस वक्त क्या कहूँ, मैं आपको कहता हूँ कि इनको चाहिए कि जो तर्ज अमल है उससे ये नीचे 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 जाते रहेंगे। इनको किसी जगह संभलने का मौका नहीं मिलेगा अगर इनका ये तर्ज अमल रहा। मैं रुबीना साहिबा के सामने भी रखता हूं और बात ये है, और चौहान साहब के सामने। असदुल्ला एक मिनट, एक बात कहना। जी जी असदुल्ला, बात ये है, सलीम ज़ियाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की आवाम रेत और मिट्टी नहीं खाती। आवाम को बिल्कुल पता है कि सी पैक के इशू के हवाले से ये कितने सीरियस हैं, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इशू के हवाले से ये कितने सीरियस हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो कलभूषण यादव के हवाले से, आपका महमूद खान अचकजई की जो है वो खराफात के हवाले से, आपके असफंद यार वली की खराफात के हवाले से, याद आया कि आपके कल के प्रोग्राम और ताहिर कादरी साहब के प्रोग्राम के हवाले से भी राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि थ्रेट्स मौजूद हैं। इल्ताफ हुसैन के इस इशू के हवाले से जो आउटपुट और रिजल्ट नून लीग की हुकूमत दे रही है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि ये जो है वो रेत और मिट्टी वो नहीं खाते। उनको एक एक चीज का पता है कि किसकी डोरी कहां से हिल रही है। महमूद खान अचकजई की डोरी किधर से हिल रही है, इल्ताफ हुसैन की डोरी कहां से हिल रही है, असफंद यार वली की कहां से हिल रही है, और मोदी के साथ यारियां निभाने का अंदाज और टैक्टिक्स किस तरीके से नवाज शरीफ साहब, उनका खानदान और नून की हुकूमत जो है वो निभा रही है। मोदी ने पिछले 1 महीने में पाकिस्तान के अंदर इंटरफेस करने के तमाम आलमी एटिकेट्स को जो है वो तोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन हमारे वजीर आजम को एक लफ्ज मोदी के खिलाफ बोलने की अभी तक तौफीक नहीं हुई। हमें पता है ये कितने सीरियस हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मिट्टी और रेत नहीं खाती। वो जान चुकी है कि इनके अंदर के कनेक्शन कहां के साथ है और इनके इरादे क्या है। ठीक है, अब मुझे जरा हमारे तो रुबीना साहबा ये बता दीजिए नहीं है कि इनके इरादे ये हैं कि ये जनरल मुशर्रफ के चीफ ऑर्गेनाइजर रहे उस रेफरेंडम के बदनामे ज़माना, उसको मानते हैं, उसको अपना लीडर माना। वो जब उसने लात मार के निकाल दिया, जब इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया, जब हटा दिया उस ख्वाहिश से, तो जनाब उसके पीछे पड़ गए। मैं समझता हूं कि ये कभी भी वज़ीर आज़म अगर बन गया तो मुझे आप कहना, ये इसका नाम हम ज़रूर, बात सुने, हम इनका नाम एहतराम से लेते हैं, हम ज़रूर कहते हैं कि सियासत में भी हिस्सा लें, सियासत में ले भी रहे हैं, लेकिन काम करें। ये धरनों से नहीं कहा होगा, काम करने से आदमी की इज्जत बनती है। सही है। अब मुझे रुबीना साहिबा आपका, ये मैं समझता हूं कि कल आप देख लीजिएगा, कल का प्रोग्राम रखें इसी जगह, उनका ये आप देख लेंगे कि कल इनका क्या माशर होगा। ठीक है, अच्छा मुझे रुबीना साहिबा ये बता दीजिए, अब आप लोगों का सबका मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात में धांधली भी हुई थी और ये सिस्टम अगर कंटिन्यू करता है तो नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। मैं आपसे और सवाल समझ नहीं आ रहा, अभी तक क्या किया है रिफॉर्म्स लाने के लिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये सिस्टम इंतखाबात सही तरीके से नहीं कंडक्ट करवा सकता? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमने जहाँ पर जो दरवाज़ा हमें नॉक करना चाहिए, हम हमेशा टाइमली उसी जो है वो के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलती है। और हमने कोशिश की, क्योंकि एक जमहूरी दौर था और जो है हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस जमहूरियत को हासिल किया। हमने कोशिश की कि नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो वक्त दिया जाए कि ठीक है, वो एक जमहूरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, चाहे वो जिस तरह से भी हुआ, लेकिन उन्होंने सीटें ली और वो प्राइम मिनिस्टर बने। हमने उनको टाइम दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब वाकई ही हद हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जिस तरह से हम जो है स्टेप बाय स्टेप हमने जो है हम चल रहे हैं
और आप देखेंगे कि जो मैं तहरीक इंसाफ या कोई भी पार्टी अपना इतना कैटेगोरिकली जो है स्टांस नहीं पेश कर सकेंगे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सड़कों पे निकलेगी तो फिर उसके 2018 में 15 में 17 में कि प्रेशर ही वो अलग होगा। और अच्छा चौहान साहब, अब आखिरी मिनट है सर, मैं इस सवाल तीसरी मरतबा आपके सामने रख रहा हूँ। आपने पहले दोनों मरतबा बड़ी खूबसूरती से गोल किया। सर मुझे ये बता दें कि कल आप इमरान खान साहब क्या धरना अनाउंस करने वाले हैं या कुछ और? असदुल्ला, जिन जज साहब ने, जस्टिस खलीलुर रहमान खान साहब ने एक कमीशन बना के जो उनको लगाया गया था, उन्होंने मॉडल टाउन के साने के अंदर शरीफ बरादरान को बेगुनाह करार दिया था। आपके प्रोग्राम के अंदर मैं ये रिपोर्ट जो है ना ब्रेक कर रहा हूं कि उनके बेटे को एडवोकेट जनरल पंजाब लगा दिया गया है। और भाईजान, इस पाकिस्तान के अंदर कौन सा इंसाफ? मेरे भाई ने कहा, बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है, कि जनाब केस चल रहा है मॉडल टाउन का। बाकर अली नजफी की जो है रिपोर्ट ये जो है ना ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि उसने सरीहन राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और पूरी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर इन्वॉल्व करार दिया है। मुझे एक बात बताओ असदुल्ला, आप एक सहाफी और जर्नलिस्ट हो, अगर सानहा मॉडल टाउन का जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं है तो क्या नरेंद्र मोदी है? क्या श्रीलंका का वजीर आजम है? युगांडा का वजीर आजम है? या श्रीलंका का कोई जो है ना ओहदेदार है? और पंजाब में जिसकी हुकूमत है, जिसका जो है वो वजीर आला के हवाले से कहा जाता था, 8 साल अरबों रुपए लगा के नून लीग ने एक टेम्पो बनाया था। सही है। चलें, ये सवाल आपने मुझसे पूछ लिया, इसका जवाब हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? मैं वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब आपका, सेंटर सलीम जा साहब आपका भी, रुबीना कायम खानी साहब। पीटीआई ना तो टीवी टॉक शोज में और ना निजी महफिलों में ये बताने के लिए तैयार है कि इमरान खान साहब कल क्या अनाउंस करने वाले हैं। या तो ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है या फिर कोई प्लान पीटीआई के पास है नहीं, कल पता चल जाएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इस प्रोग्राम से ज़्यादा